Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello. Good evening guys, welcome to India's number one education Wi-Fi study changing the way of learning now is the part of Unacademy। मैं विवेक पांडे, स्वागत है आपका आरआरबी जेआईटी की क्लासेस में। आज का थीम है मॉक टेस्ट। लास्ट 3 वीक से हम लोग का मॉक टेस्ट चल रहा था, आज भी मॉक टेस्ट है और वही थीम रहेगा आज से, चेक योर सेल्फ। क्या आप कितनी पानी में, ये हम चेक करेंगे आज के टेस्ट में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाना है, अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करना है और फाइनल मार्क्स आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है कि क्या 30 में 30 आपका है, इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चंस मार्क दे दिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे क्वेश्चंस क्या एग्जाम्प्टेड हो सकता है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन मॉक टेस्ट फॉर आरआरबी जेईटी। आरआरबी जेईटी, इज इट ओके? तो लेट्स स्टार्ट फॉर क्वेश्चन राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। अ फ्रेम फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन वाया द डिवाइस। अगर कोई फ्रेम एक लैन से दूसरे लैन की ओर ट्रांसफर कर रहा है तो इसमें से कौन सा डिवाइस को यूज किया जाएगा? राउटर, ब्रिज, रिपीटर और मॉडेम। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप जल्दी से इसका आंसर लिखो। इनमें से कौन सा है जो लैन टू लैन ट्रांसफर करने का काम करेगा? जल्दी से। राउटर का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लैन से लैन में ट्रांसफर करना है। इज इट ओके? कोई डाउट नहीं है? तो अगर याद होगा, आई थिंक अभी तक आपको आंसर मिल जाना चाहिए इसका। आपको याद होगा तो बेटा लैन टू लैन ट्रांसफर करने के लिए एक ही डिवाइस बना हुआ है, उस डिवाइस का नाम है क्या? ब्रिज। इज इट ओके? ब्रिज का काम ही होता है लैन को लैन से कनेक्ट करना। ठीक है, ठीक है। और फ्रेम लिखा हुआ है तो फ्रेमिंग याद रखिएगा, ये डेटा लिंक लेयर पे बनता है, ये डेटा लिंक लेयर पे बनता है। ठीक है, और ब्रिज भी जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, राउटर का काम क्या है? 2 अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट करना। अगर लैन और वैन को कनेक्ट करना है तो हम लोग राउटर प्रीफर करते हैं। ठीक है, और ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। सेम है, रिपीटर सिग्नल को एक्सटेंड करना, मॉडेम का काम है सिग्नल को कन्वर्ट करना। तो सही आंसर मेरा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से अपना आंसर भी बताइए, क्या आपका आंसर चल रहा है और कॉपी में जरूर लिखिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट आउट कीजिएगा। ये सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी नेटवर्क? इनमें से कौन सा है जो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है? मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देख लो। क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? आप आईपी एड्रेस का वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ बताया सबनेट मास्क किसका क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्लास सी का आईपी एड्रेस इसमें से, सॉरी, सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी क्या होगा? जल्दी से चलिए। वन 127.0.001 या 255.0.0.0 या 255.255.0.0 255.255.255.0 आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा क्लास सी है। आपको मैं बता देता हूं सबका सबनेट मास्क क्या क्या होता है।
अभी तक आंसर आपको दे देना चाहिए था। याद रखिएगा, क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 255,000। क्लास बी का पूछा जाए तो 255, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा 255,000। क्लास सी का पूछा जाए 255, ये वैल्यू आपको मेमोराइज करना होगा 255,000। यानी यह कौन सा क्लास का पूछ रहा था, हमें क्लास सी का पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा, अगर क्लास ए पूछा जाता तो बी होता आंसर, क्लास बी पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी होता। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इज इट ओके? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आपको बताना है इनमें से इस कौन सा काम है जो ICMP का है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। चलिए अच्छे से स्टेटमेंट एक बार पढ़िए, आप जवाब दीजिए। अलाउ गेटवे टू सेंड एरर और कंट्रोल मैसेज टू अदर गेटवे और होस्ट, या फिर provide communication between the internet protocol software and one or machine and the internet protocol software on another machine, या C नंबर report error condition to the original source, the source must related errors to individual applications program and take action to correct the program। थोड़ा ऑप्शन लेंदी है तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ICMP किस काम में यूज होता है, मैंने बता दिया, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होता है। मैंने क्लू दे दिया है, आपको क्लू दे दिया, आप इसका जवाब दे दो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है बेटा, अगर आपको यह भी याद होगा कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, तभी इसका जवाब आप दे सकते थे। आपको अगर नहीं याद है तो एक बार देख सकते हो आप जाके वीडियोस, जो मैंने OSI लेयर पढ़ाया है उसमें बताया है किस लेयर का क्या काम होता है गाइस। तो सिंपल सा बात है, चूंकि ICMP नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा क्लू क्या मिल रहा है, एरर सेंड करना नेटवर्क लेयर का काम होता है, कर देगा, मिल रहा है। दूसरा काम कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एंड वन मशीन टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा क्लू क्या दे दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP प्रोटोकॉल। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो आप ऑप्शन से भी आंसर देखो, सारी चीज आपको नहीं अगर रटा हुआ है तो ऑप्शन से भी आंसर निकलते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी है तो आप ऑप्शन से आंसर दे सकते हो। तो पहला बात है, ये IP एड्रेस और IP एड्रेस का कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो बेटा IP एड्रेस का कम्युनिकेशन भी तो होता है नेटवर्क लेयर पे ही। तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो जाहिर सी बात है, जब दो सही हो रहा है, तीसरा भी आपका एरर से रिलेटेड है तो ये भी सही है। तो सिंपल सी बात है, अगर सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो सही मेरा आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर द वर्किंग ऑफ ICMP। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है एग्जाम में, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखना। ICMP का काम क्या होता है, तो एरर सेंड करना। हाँ, इंडिविजुअल सबके काम को अब याद भी कर लेना, एग्जाम में ये इंडिविजुअल वर्क भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ये कंबाइन तो बनता ही बनता है। तो क्लू भी आप निकाल सकते हैं, किस कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर का, इससे भी आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले सवाल की ओर, मजेदार क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या था, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। सिंपल सा बात है, ये आपका डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है। आपको बताना है अ ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट, यानी ड्रॉप जो स्टेटमेंट होता है उसका क्या काम होता है। जल्दी से बताइए ड्रॉप का क्या काम होता है। डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर ओनली। सबसे पहले हमें यह बता दो, ये ड्रॉप किसका कमांड होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। ये आपका DDL का होता है
ये DML का होता है या DCL का होता है या फिर TCL का होता है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। DML DDL का होता है, DML का होता है, DCL का होता है या TCL का होता है? ड्रॉप। चलिए, तो DDL आपका होता है, सॉरी, ड्रॉप कमांड होता है आपका, DDL का कमांड होता है, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट। और इसका काम होता है टू रिमूव ऑल टेबल, यानी टेबल को अगर डिलीट करना है तो हम लोग ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं, डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर ओनली। चलिए, यहां तो सही है। अगला ऑप्शन, डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद द टेबल डेटा। अगला ऑप्शन, वर्क्स वेदर। और जल्दी से इसका जवाब दे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंफ्यूजन आपका, अगर आपको ने पूरा एसक्यूएल का क्लास देखा होगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल बता दिया है कि DDL का क्या काम है और DML का क्या काम होता है बच्चों। आप यहां से देख लो। ऑप्शन नंबर सी, वर्क्स वेदर और नॉट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वुड बी वायलेटेड, या डी इज नॉट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये भी लिखा हुआ है, क्या ये एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है? जल्दी से इसका आंसर दिया जाए। तो बेटे, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? ड्रॉप कमांड है, टेबल को परमानेंट डिलीट करता है। ये परमानेंट डिलीट करेगा। जब परमानेंट डिलीट करेगा तो स्ट्रक्चर प्लस डेटा दोनों डिलीट होता है। स्ट्रक्चर प्लस डेटा ये दोनों डिलीट हो जाएगा। किससे? तो आपका डिलीट कमांड से। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले कमांड की ओर। अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में। सोना नहीं है भाई, एग्जाम है, सोना नहीं है। अच्छे से हमको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। जो सोएगा सो खोएगा, एक फ्रेज भी है हिंदी में। बस आपको हर सवाल का यहां पे जवाब देना है एट रैंडम से। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। फॉर व्हाट पर्पस आर व्यू आर यूज्ड। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। एक बार मैं इसे जूम कर देता हूं, अच्छे से क्वेश्चन एक बार पढ़िए। व्हाट पर्पस आर व्यू आर यू। व्यू का काम क्या होता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। टू हाइड कॉलम ओनली, टू हाइड कॉलम ओनली, टू हाइड रो ओनली, टू हाइड कॉम्प्लिकेटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट ओनली, या ऑल द अबव आर यूज्ड फॉर एसक्यूएल व्यूज। कौन सा काम होता है? चलिए, तो व्यू आप समझ लीजिए, व्यू एक व्यू हम लोग क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। एक तरह से ये वर्चुअल टेबल की तरह काम किया जाता है। वर्चुअल टेबल की तरह ये यूज किया जाता है, यानी काइंड ऑफ टेबल की तरह यूज कर लेंगे। वर्चुअली होता है, इंटरनल स्पेस कंज्यूम नहीं करता है। तो इसका यूज क्या? कॉलम को भी हाइड करता है, सही है, रो को भी हाइड करता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट को भी हाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। ये याद रखिएगा, ये सब काम करता है। व्यू का यूज क्या है ये आपको याद रखना है। ये ऑल कॉलम को भी हाइड करने के लिए एक तरह से टेबल की तरह हम लोग क्रिएट करते हैं। इसका यूज बेसिकली यही होता है। कोई डमी टेबल में को बनाना होता है, एग्जिस्टिंग में वर्चुअल टेबल्स क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग व्यू कमांड का यूज़ करते हैं। इसमें सब सारे DDL के कमांड यूज़ होते हैं, सारे SQL के कमांड इसमें हम लोग DDL का भी कमांड इसमें यूज़ करेंगे, DML का भी यूज़ करेंगे। जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करने में जो भी कमांड का यूज़ करते हैं वो हम लोग व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं। बस टेबल और व्यू में फ़र्क यही होता है कि व्यू आपका एक तरह से लॉजिकल ही बनता है, वो वर्चुअल ही होता है, और टेबल एक्चुअल जो टेबल होता है वो आपका इंटरनल स्पेस वहाँ पे कंज्यूम करता है। तो इसका काम इसलिए इसे क्रिएट किया जाता है ताकि पर्टिकुलर कॉलम को हम इंस्टेंट हाइड कर सकें, इंस्टेंट रो को हाइड कर सकें, SQL कमांड को हाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होता है। इज इट ओके? व्यू कमांड आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने थोड़ा बहुत उसमें डिस्कशन किया था, वैसे आगे भी मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। Which of the following in SQL trigger supported by Oracle? इनमें से कौन सा SQL का तो मैंने पूरा कमांड लिखवाया भाई क्लास में, आप देख लो। बहुत आई थिंक लास्ट मंथ की जो क्लासेस थी उसमें मैंने जब SQL पढ़ाया था, आपको बताना है कि ट्रिगर, पहले तो ट्रिगर क्या है ये आपको पता ही होना चाहिए। स्पेशल एक्शन अगर इंसर्ट करना होता है तो मैं ट्रिगर कमांड का यूज़ करते थे। तो कहाँ यूज़ होता है? बिफोर होता है, इंस्टेंट ऑफ होता है, आफ्टर होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है? जवाब दीजिए। बिफोर किया जाएगा, इंस्टेंट ऑफ किया जाएगा, आफ्टर किया जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SQL ट्रिगर सपोर्टेड बाय Oracle? बिफोर, इंस्टेंट ऑफ, आफ्टर, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से इसका जवाब दिया जाए। ठीक है,
तो आपको अगर याद होगा थोड़ा सा भी कमांड, तो बेटा हम लोग बिफोर भी करते थे ट्रिगर का काम। ट्रिगर क्या है, स्पेशल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रिगर का यूज़ करते थे हम लोग ओरेकल में स्पेशल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कोई भी इनपुट डाला जाए उसके साथ स्पेशल एक्शन परफॉर्म करना होता है एसक्यूएल में, तो हम लोग ट्रिगर का यूज़ करते थे। तो वो बिफोर भी करते थे, एक्शन के बिफोर भी कर सकते थे, एक्शन के आफ्टर भी कर सकते थे, और इंस्टेंट ऑफ भी कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर एक्शन का परफॉर्म हम तीनों जगह पे कर सकते हैं, इसलिए इसका सिंटैक्स में भी हम लोग बिफोर और आफ्टर और इंस्टेंट ऑफ का यूज़ करते थे। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने ट्रिगर बताया था डेटाबेस की क्लासेस में। तो ऑल ऑफ द एवर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही होगा। हम लोग ट्रिगर को क्रिएट करते हैं, बिफोर भी कर सकते हैं, वैसे सिंटैक्स भी आपका यही हो, तो बिफोर भी हम लोग कर सकते हैं, आफ्टर भी कर सकते हैं, और इंस्टेंट ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये इंस्टेंट ऑफ, ये तीनों पे जगह, तीनों के साथ हम लोग ट्रिगर का यूज़ करते हैं। क्यों? फॉर स्पेशल इवेंट के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। क्लियर है सारा? ट्रिगर का वीडियो क्वेरी देख लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें समझाया है मैंने। चलिए आगे याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हुआ तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप जवाब दोगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, आपको रेगुलर अपडेट में रिवीजन करना होगा। इसके बाद लेवल 2 जब स्टार्ट करूँगा उसमें और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे हर टेस्ट बाय टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करता जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका जवाब दे सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चंस है। इनमें से कौन सा कमांड है जो टेबल को एलिमिनेट करेगा? टेबल को ही डिलीट करना है, ठीक है, टेबल को डिलीट करना है। सवाल बोला गया है टेबल को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट टेबल, जो टेबल को ही एलिमिनेट करे वो कौन सा कमांड होता है? रिमूव टेबल कस्टमर, ड्रॉप टेबल, या डिलीट टेबल कस्टमर, या अपडेट? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। टेबल डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड नहीं, एलिमिनेट डिलीट, यानी कि डिलीट टेबल। अभी इसके बारे में डिस्कस किया है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड है? रिमूव का यूज किया जाता है, ड्रॉप का यूज किया जाता है, डिलीट का यूज किया जाता है, या अपडेट का यूज किया जाता है? क्लियर है? जल्दी से इसका जवाब दें आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिमूव ये आपका सही है। ड्रॉप, अभी मैंने बताया था ड्रॉप का यूज होता है, ड्रॉप कमांड का यूज होता है परमानेंट डिलीट अ टेबल, ठीक है। तो उसमें ये एलिमिनेट, दैट मीन्स उसको वहां से रिमूव करना है। कोई डेटाबेस से पर्टिकुलर टेबल को रिमूव करना है, अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर एंड डेटा वी यूज ड्रॉप कमांड। याद रखिएगा, 2-3 चीजें मैं यहां समझा देता हूं आपको। ड्रॉप, डिलीट, अपडेट तो हो ही नहीं सकता। डिलीट क्या होता है? डिलीट का काम, डिलीट याद रखिएगा, 2 चीजें याद रखिएगा। डिलीट का यूज क्या होता है? ये सिर्फ रिकॉर्ड को डिलीट करता है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, ठीक है। 3 कमांड है जो हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा को डिलीट करें। तो डिलीट का यूज होगा सिर्फ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहां पे। और एक और कमांड होता है ट्रंकेट, जो यहां पे नहीं लिखा हुआ फिर भी मैं बता रहा हूं आपको वो। तो डिलीट और ट्रंकेट और ड्रॉप, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको यहां पे समझाता हूं ताकि, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट कर देता हूं। एक टेबल मैंने बनाया यहां पे, ठीक है, कोई टेबल मैंने बनाया यहां पे, आईडी, नेम, एड्रेस, कोर्स। मैंने यहां पे रिकॉर्ड फिल कर दिया, ये रिकॉर्ड यहां पे फिल कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहां पे डिलीट कमांड चलाता हूं, अगर डिलीट कमांड चलाता हूं तो इससे क्या होगा? अगर मैं यहां पे डिलीट कमांड चलाता हूं तो इससे मेरा पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रिमूव करना चाह रहे हैं तभी पॉसिबल है, इसको करना चाह रहे हैं तभी पॉसिबल है, मैं इसे करना चाहता हूं तो पॉसिबल, ये पॉसिबल है डिलीट के थ्रू, यानी वी वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैंने ट्रंकेट कमांड चला दिया,
ट्रंकेट, वैसे ये कैप्स लॉक में लिखा जाएगा लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, ट्रंकेट चला दिया। तो ट्रंकेट का यूज क्या होता है? रिमूव ऑल रिकॉर्ड एट अ टाइम, रिमूव ऑल रिकॉर्ड एट अ टाइम, ऑल रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी कि एक सिंगल कमांड जिससे सारा रिकॉर्ड एक साथ में डिलीट हो सकता है। एक सिंगल कमांड हम रन करवाएंगे और सारा रिकॉर्ड हम रिमूव हो जाएगा। वो काम क्या होगा? तो वो करेगा आपका ट्रंकेट कमांड, याद रखिएगा। और वही अगर ड्रॉप कमांड लगा देते हैं, अगर वही अगर ड्रॉप कमांड लगा दिए हम, तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा ये, यानी कि जैसे ड्रॉप कमांड चलाएंगे ये सारा चीज क्या हो जाएगा? पूरा टेबल ही ऐसे गायब हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये था ड्रॉप कमांड, पूरा टेबल अलोंग विद द स्ट्रक्चर एंड अलोंग विद दैट डेटा वी रिमूव, वी यूज अ ड्रॉप कमांड। तो ये 3 तरह के डिलीट कमांड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इज इट ओके? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कीवर्ड फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा सही ऑर्डर में है कीवर्ड? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही क्रम में है, क्रम में। इसके सही ऑर्डर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कीवर्ड फॉर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट? सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सेलेक्ट, वेयर फ्रॉम सेलेक्ट, या सेलेक्ट वेयर फ्रॉम? जल्दी से बताइए। अगर हम लोग करना चाहते हैं सेलेक्ट तो क्या लिखते हैं? अगर एक क्वेरी लिखना, जल्दी इसका पहले आप जवाब दे, उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। जवाब दीजिए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कीवर्ड फॉर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट? सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए अब आते हैं आंसर। इसका आंसर होना, हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, फिर हम लोग लिखते हैं कंडीशन। यानी क्या होता है? सबसे पहले सेलेक्ट होता है, उसके बाद फ्रॉम आता है और तीसरा बाद वेयर आता है। यानी सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सही सीक्वेंस कौन सा है? तो सही सीक्वेंस आपका है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चे। अब एसक्यूएल कमांड से भी आएंगे क्वेश्चंस, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर भी देखिए, अभी हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फिर एसक्यूएल से रिलेटेड है। एक बार एसक्यूएल को देखिए सारी चीजों को। With SQL, how many you return all the record from a table name person sorted descending order by first name? एक SQL है, जल्दी से इसको अगर पहले अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जवाब दीजिए इस सवाल का। एसक्यूएल कमांड इनमें से कौन सा ये सही है? आपको इसका जवाब देना है। एक बार पढ़िए अच्छे से एसक्यूएल को, और ऑप्शन यहाँ पे आप आपको जवाब देना है कि कौन सा सही है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी टेबल को शॉर्ट करना चाहते हैं, पर्सन टेबल है, और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय देयर फर्स्ट नेम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना चाहते हैं, कौन सा सही कीवर्ड होगा? चलिए चलिए सिंपल सा बात है, हम डायरेक्ट क्वेरी ही लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? क्वेरी अगर लिखना होता तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कोई टेबल का नाम होता, यानी टेबल नेम रहता। ऑर्डर देने का सिंटैक्स मैंने पढ़ाया है एसक्यूएल में सारा। सिंपल सा कौन सा हम लोग क्लाउजेज यूज करते हैं? तो ऑर्डर बाय यूज करते हैं। ऑर्डर बाय, ये पूरा सेम टाइप का ही क्वेश्चंस। असेंडिंग और डिसेंडिंग है तो मैं लिख देता हूं। वैसे ऑर्डर बाय, क्या ऑर्डर करना है? तो फर्स्ट नेम से ऑर्डर करना है। और क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? तो यहां बोला है डिसेंडिंग, तो DESC। ये सही सिंटैक्स होता है ऑर्डर में डालने का। तो कहां पे ये मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी से ये मैच कर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन, टेबल का नाम, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय होता है
आपका क्लाउजेस याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि ऑर्डर बाय भी दिया हुआ है और ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉर्टिंग नहीं होता है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो मेरे को ऑर्डर बाय ही करना होगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको एसक्यूएल पे अच्छा कमांड रखना होगा, एसक्यूएल के एक पॉइंट आपको समझना होगा, तभी आप जवाब दे सकते हो, और एसक्यूएल से क्वेश्चंस रहना ही रहना, ये तो फिक्स है। तो एसक्यूएल पे अच्छा कमांड बनाइए और अच्छे से ज़्यादा पढ़िए क्वेरी को, और क्वेरी रेज कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेरी मेरा सॉल्व करके दो, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। जितने बच्चों का कमेंट आता है मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, तो आप हमें दो जरूर, मैं आपके डाउट को वहाँ पे सॉल्व करूँगा। डाउट भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। चलिए, हाँ, इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल क्या है? अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइन द सेपरेटली कंबाइंड मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। पहला असेंबलर, दूसरा लिंकिंग लोडर, तीसरा क्रॉस कंपाइलर, या चौथा लोड एंड गो। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइन द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल ऑफ ए एग्जीक्यूटेबल कर दिया, EXE कर दिया है ना, मेरे को एग्जीक्यूटेबल फॉर सिंपल सा बात है कि मेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम का यूज करेंगे। तो एग्जीक्यूट, जैसे वर्ड आता है एग्जीक्यूट, मेरे दिमाग में एक ही वर्ड, एक ही प्रोग्राम आता है, वो आता है लिंकर। जैसे एग्जीक्यूट बोलता है कोई, तो मेरे दिमाग में आता है ये काम कौन करता है भाई एग्जीक्यूट का, तो वो आपका लिंकर करता है। ठीक है, तो सिंपल सा लिंकिंग का कंसेप्ट किस में है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जीक्यूशन बोला जा रहा है। ठीक है, कंपाइलर का अलग काम है, वो आपका ट्रांसलेट करता है, असेंबलर भी आपका ट्रांसलेट करता है, लोड एंड गो नाम का कोई प्रोग्राम होता नहीं है। तो क्या होगा आपका? सिर्फ लिंकिंग लोडर। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है गाइस। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, असेंबलर के बारे में आपको अच्छे से पता है, आपको लोडर के बारे में अच्छे से पता है, लिंकर के बारे में अच्छे से पता है, तो इस सवाल का आप अच्छे से जवाब दे सकते थे। हम उम्मीद करेंगे आज आपको 30 आउट ऑफ 30 आए और वो जेई का जो सीट है वो आपका हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेजिंग। थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा है, आप एक बार पढ़िए इसको आसानी अच्छे से, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। जल्दी से इसका जवाब दिया जाए। पेजिंग क्या होता है? इज अ मेथड फॉर मेमोरी एलोकेशन। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। चलिए अच्छे से इसका पढ़िए, फिर आप हमें जवाब दीजिए। पेजिंग क्या होता है? इज अ मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन बाय विच, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, चलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। फॉर मेमोरी एलोकेशन बाय विच द प्रोग्राम इज सब डिविजन इनटू इक्वल पोर्शन consisting of those address that may be generated by a processor during execution of a computation, yeah, is a method of allocating processing time, yeah, allow multiple program to reside into a separated access of core at that time. Is it okay? कौन सा सही होगा? आपको सही से जवाब दीजिए। सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, पेजिंग है क्या? तो सिंपल सा बात है, ये याद रखिएगा, ये मैनेजमेंट टेक्निक। अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी किसी ने दिया नहीं। मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। तो सिंपल सा बात है कि जो भी मेमोरी स्टोर किया जाता है, तो सिंपल सा बात है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है पेजिंग। और पेजिंग बेसिकली यही करता है, इज़ अ मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन बाय विच द प्रोग्राम इज सब डिविजन इनटू इक्वल पार्टीशन। पूरे मेमोरी को ऐसे ये इंडेक्स करता है पेज नंबर के नाम से, पेजिंग नंबर देता है, फिर उसको एक एड्रेस अलॉट करता है। तो मेमोरी को मैनेज करने का जो टेक्निक है वो पेजिंग ही कहलाता है, और वो ऐसे ही सब डिवाइड करके काम करता है, ऐसे ब्लॉक में डिवाइड, इसी को सब डिवीजन कहा गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये डेफिनेशन ही जस्ट था और कुछ नहीं था। आपको अगर पेजिंग का डेफिनेशन याद होगा तो यही इसका सही आंसर था। ठीक है, इज अ मेथड। अब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब पढ़ाया, एक बार दोबारा जाके वीडियो देखिए और वहाँ भी आप कमेंट डालिए, मैं आपको जवाब वहाँ पे दूंगा ज़रूर।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यानी अभी तक मेरा क्वेश्चंस हो गया, जल्दी जल्दी बढ़िए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, समय कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी से, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स और डेस्कटॉप। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। यूनिक्स है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए फिर भी चूंकि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच कमांड यूज्ड टू फाइल अ प्रिंट अ फाइल, इनमें से कौन सा कमांड है जो प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है लाइनेक्स में या यूनिक्स में? यूनिक्स का कमांड है, कमांड मैंने बताया है, अगर याद है जल्दी से जवाब दिए। PRINT, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा समझना है। अगर दिमाग में है तो जवाब दोगे, नहीं है तो नहीं जवाब दोगे। इसमें कोई चोरी नहीं चलेगी, किसी से पूछ नहीं सकते हो, कोई कमेंट देगा। अगर याद है जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा, प्रिंट करने के लिए LPR का यूज़ किया जाता है, लाइन प्रिंट। ठीक है, तो ये कमांड हो गया आपका LPR इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा कमांड है, कमांड आपको याद रखना होगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। कमांड का मैंने पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जिस दिन मैंने यूनिक्स का कमांड PDF डाउनलोड करो और रट्टा मार लो उसको, एक क्वेश्चन आना है उससे। अगला कमांड, विच कमांड क्रिएट्स एम्प्टी फाइल इफ अ फाइल डज नॉट एग्जिट? एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन सा? ये तो डायरेक्ट मैंने उस PDF डाउनलोड करो, आपको दिख जाएगा इसमें से कौन सा कमांड है। तो याद रखिएगा, कैट का नहीं होता, कैट का काम जोड़ना होता है, रीड नहीं होता है, ED नहीं होता है। तो एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है टच फॉर एम्प्टी फाइल। ठीक है, ये PDF डाउनलोड कर लो, उसी दिन मैंने दिया है, आप वहां से आपको मिल जाएगी सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, ये इनफिक्स नोटेशन का क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चंस का है, थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा, आप समय भी ले सकते हैं। ABC प्लस *D/, इसको इनफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना। इनफिक्स, पोस्टफिक्स, 3 तरह का नोटेशन होता है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं यहां हिंट देता हूं आपको। इनफिक्स अगर बीच में होता है ऑपरेटर, पोस्टफिक्स अगर बाद में होता है ऑपरेटर, और प्रीफिक्स अगर पहले होता है नोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये पोस्टफिक्स है, क्योंकि सबका नोटेशन बाद में दिया गया है, बाद में अल्फाबेट के बाद दिया गया है, यानी जो भी ऑपरेटर है वो बाद में दिया हुआ है। पोस्ट दिया है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, इन मतलब बीच में। तो मेरे को ऐसा सेट करना है, ऐसा अरेंज करना है बाय द रूल कि ये आपका बीच में आ जाए, यानी इनफिक्स, यानी कंडीशन ऐसे होना चाहिए, ये कह रहा है करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो इनफिनिट नोटेशन जब मैंने पढ़ाया था, जिस दिन शॉर्टिंग का मैं पढ़ रहा था, उसमें आई थिंक सेम टाइप का क्वेश्चंस करवाया था। अगर कोई बच्चा रेगुलर रहा होगा वीडियो में तो एक क्वेश्चन का जवाब बोला, ये तो सर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते थे यहाँ पे। चलिए तो जल्दी से इसका हम सॉल्व करते हैं। क्या है? ए, ऑप्शन नंबर जल्दी से आंसर दीजिए इसका, ABC प्लस *D/। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्लस को A, ठीक है, पहले B अंदर, प्लस अंदर होगा पहले, तो B प्लस C, अभी भी * और D और स्लैश बाहर है। फिर आपका D अंदर होगा, A हाँ ठीक है, B प्लस C और D स्लैश। ठीक है, फिर फाइनल स्टेप, ये तरीका है बेटा, ये कन्वर्ट करने का मैंने तरीका पहले सिखाया है, एक बार आप देख सकते हो वहां पे, /D, यही होगा इसका इनफिक्स। ऑपरेटर का ऑर्डर होता है आपका, जैसे काइंड ऑफ बोर्डमास जैसे रूल पढ़े वही टाइप का बोर्डमास रूल नहीं, यहाँ सीक्वेंस है, पहले इसका यूज होगा, तो ये ऑर्डर पहले इसी के बीच में आएगा। पहला ये इसके लिए हो सकता है, लॉजिक याद रखना, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो ऐसे ऑर्डर जब हम इंसर्ट करते जाएंगे तो ये फाइनल मेरा ये इनफिक्स नोटेशन आएगा। अब ये देखते हैं ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, ये इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक आता है इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ये तीनों का कंसेप्ट दिया गया है। 2-4 क्वेश्चन और इसे कर लीजिएगा, मैं वैसे क्लास में भी करवाऊंगा अभी क्वेश्चन सारा इनफिक्स प्रीफिक्स से, और जो टेस्ट बाय टेस्ट मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, लेकिन पहले बेसिक आप समझ लीजिए, इनफिक्स से क्वेश्चन एक आना ही आना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। एक आपको ट्री दिया हुआ है, BST ट्री दिया हुआ है आपको, और ये सही नोटेशन पे, आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, अगर डायग्राम आपको दिख नहीं रहा तो एक बार देख लो, फिर ऑप्शन किया जाता है। पहले देख लो अच्छे से डायग्राम। ये है डायग्राम, ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम? आप और जूम कर दूं? लो, ऑप्शन हटा दिया। आपको इसे सेट करना है, ठीक है। A*B माइनस C प्लस D एस्ट्रिक P डिवाइड Q। सिंपल सा लॉजिक। रूल क्या कहता है ट्री का? लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, इसी सीक्वेंस पे चलना है, ठीक है। पहले लेफ्ट को यूज किया जाएगा, फिर रूट को, फिर राइट को। सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेफ्ट में क्या है? तो ए है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो, ऑप्शन मैं बाद में चेक करूंगा, पहले आंसर लिख दो ताकि एक बार आप सॉल्व कर सके। अगर दिख रहा है क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको, आई थिंक सॉल्व कीजिए इसको। चलिए, अभी ऑप्शन मैंने हाइड कर दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर तो आ ही जाना है। सिर्फ डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम सॉल्व करना है, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लेते आऊंगा, ठीक है। आते हैं यहां पे, सॉल्व किया जाए। ए, सबसे पहले लेफ्ट रूट राइट रूल कहता है, तो लेफ्ट में ए है, फिर रूट में क्या है? एस्ट्रिक है, फिर राइट आ जाए, लेफ्ट रूट राइट, राइट में क्या आ गया? बी आ गया, यानी ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब फिर लेफ्ट पूरा खत्म, अब फिर रूट में जाएगा, तो रूट में क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है, यानी ये खत्म, स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 में आते हैं, राइट में आता है। राइट में आपको यहां पे एस्ट्रिक पे जाएगा, लेकिन एस्ट्रिक जब से यहां पे आएगा वो भी पहले लेफ्ट में जाएगा, और लेफ्ट सबसे नीचे जाएगा, उसे क्या मिला? सी मिला, सी प्लस डी, ठीक है। इसका लेफ्ट खत्म, फिर रूट पे आएगा। रूट क्या कहता है? तो रूट आपका मल्टीप्लाई कहता है, ठीक है। फिर ये राइट साइड आएगा, राइट क्या कहता है? P/Q, यानी कि P डिवाइड Q। ये इसका सही ऑर्डर हो गया। आपको ये याद रखना होगा, लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। तो लेफ्ट रूट राइट में यही आता है आपको, क्लियर है। अब ये ऑप्शन चेक कर, याद रखो, यहां पर याद रख लो क्या है? ए एस्ट्रिक बी माइनस सी प्लस डी मल्टीप्लाई P/Q। अब आते हैं ऑप्शन पे, चलिए छोटा कर देते हैं हम। अब ऑप्शन पे आइए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फिगर दिख गया होगा आपको। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन है? रूल याद रखना है, लेफ्ट रूट राइट, बस ये रूल याद रखिए। 2-4 प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन 100% बनेगा आपसे, ठीक है। एग्जाम में ये बहुत इजी सवाल आता है। ये आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया सॉर्टिंग से। अगला क्वेश्चन एक और ट्री बेस्ड ही क्वेश्चन है, मैं इसे भी पहले जूम कर देता हूं। पहले चलिए, पहले स्टेटमेंट पढ़िए, अगर दिख नहीं रहा है। दिख रहा है आपको? हाँ। इफ यू डिलीट 50 फ्रॉम द गिवन, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, और इससे अगर 50 यानी रूट को एक बार देख लो आप, यहां पे दिख रहा है? हाँ, जूम कर देता हूं मैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये ट्री देख लो, अगर विजिबल नहीं है तो। और जूम कर दूं? लो, और जूम कर दिया। ऑप्शन अभी हाइड कर देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक बाइनरी ट्री है आपके सामने, यहां 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80। यहां मैं लिख देता हूं, अगर थोड़ा दिख नहीं रहा है तो। यहां पे 10 है, ये एक बाइनरी ट्री दी हुई है। यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, यहां पे 40 है, यहां पे 50 है, यहां पे 60 है, यहां 70 है, यहां 80 है, यहां 90 है, और यहां 100 है, ठीक है। ऐसा एक ये BST ट्री है।
आपको बोला है अगर मैं इसे रूट से हटा दूं, अगर मैं इसे रूट से हटा दूं तो कौन सा एलिमेंट है जो आपका रूट बन सकता है? इफ यू डिलीट अ 50 विच एलिमेंट विल बी अ रूट? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो लॉजिक क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर दीजिए कमेंट में, बस डिजिट में आंसर दो ना, ऑप्शन नहीं भी है फिर भी आप जवाब दे दो यहां पे, ठीक है? बिना ऑप्शन का भी आंसर दो। अगर भाई ऑप्शन कहां है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तब हम तुक्का मारते हैं, अगर आंसर आप डायरेक्ट लिखो ना वही ऑप्शन में होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो कि सर अगर 50 नहीं होगा रूट तो ये एलिमेंट होगा रूट, 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 100 होगा, 90 होगा। जल्दी से बताइए, अगर 50 रूट नहीं होगा तो कौन सा डिजिट है जो रूट होगा? ठीक है, बताइए आप यहां पे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर 50 रूट नहीं होगा बच्चे तो रूट आपका कौन सा एलिमेंट होगा ये बताइए आप, ठीक है? चलिए, तो याद रखिए रूल क्या कहता है, कोई आंसर नहीं आया अभी तक। रूल कहता है कि लेफ्ट आपका स्मॉल होगा, ठीक है? यानी जो रूट से लेफ्ट आपका स्मॉल होगा और राइट आपका लार्ज होगा। यानी अगर ये 40 है तो ये 20 होना चाहिए और ये 50 होना चाहिए। ये BST का रूल कहता है, ठीक है? रूट से लेफ्ट कम होना चाहिए और राइट उससे बड़ा होना चाहिए। यही रूल पे काम करता है। लॉजिक समझ में आ गया? आगे देखते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस ट्री को अगर हम यहां देखें, बहुत इजी है भाई, बस कंसेप्ट याद रखना है कि लेफ्ट स्मॉल होता है और राइट आपका लार्ज होता है रूट से, तब आप इसका आंसर दे दोगे। चलिए, तो क्या है मेरा, अगर मैंने यहां 50 डिलीट कर दिया, अगर 50 मेरा यहां खत्म हो चुका है तो क्या क्या था यहां पे? 10 था, 20 था, 40 था, 70 है, 60 है, 90 है, 80 है और 100 है। तो थोड़ा हम देखते हैं इसको। अगर मैं यहां से 50 हटा दें तो ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए, 20 यहां पे खड़ा हो, लेकिन जब 20 यहां पे आके खड़ा होगा तो क्या इसका लेफ्ट एलिमेंट उससे छोटा होगा? जी नहीं, क्योंकि 40 आपका 20 से बड़ा हो जा रहा है, तो 20 आपका स्किप कर गया। फिर क्या किया? 70 को लेके गया वहां पर, 70 को जब रूट बनाया तो चलो भाई 70 का तो ये लेफ्ट आपका छोटा आ रहा है, ठीक है? लेकिन जब 70 यहां आएगा तो 90 भी तो उसके पीछे चला जाएगा, तो यानी कि उसका लेफ्ट रूट में 80 हो जाएगा जो उससे बड़ा हो जाएगा। अगर 70 को हम ऐसे उठा के यहां पे बैठा देते हैं तो उसका लॉजिक कैसे बन सकता है? 70 80 हो जाता है यहां पे, क्योंकि ये तो इधर शिफ्ट होगा और ये 90 हो जाएगा। तो ये भी रूल गलत हो जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट छोटा है और राइट आपका बड़ा हो जा रहा है। रूल तो ये नहीं कहता, रूल क्या कहता है? लेफ्ट आपका स्मॉल होगा, राइट आपका लार्ज होगा। तो अब यहां पे हम आते हैं, अब कौन सा एलिमेंट? अब 60 को उठाते हैं। अगर 60 को उठा के हम यहां ले जाते हैं तो 60 को अगर मैं यहां बैठा देता हूं, ठीक है, तो क्या होता है? लेफ्ट में चेक करता है, सब उससे छोटा है, हाँ सब उससे छोटा है, 20 भी छोटा है, 10 भी छोटा है, 40 भी छोटा है। 60 के राइट में सब उससे बड़ा है, हाँ 70 भी उससे बड़ा है, 90 भी उससे बड़ा है, 80 भी बड़ा है और 100 भी बड़ा है। यानी कि अगर 50 में डिलीट कर देता हूं रूट से तो 60 के पास ये क्षमता है कि वो रूट बन सकता है और बाइनरी ट्री का कंसेप्ट को फुलफिल कर सकता है। बाइनरी ट्री का रूल क्या कहता है कि लेफ्ट आपका स्मॉल होगा और राइट आपका लार्ज होगा रूट से। क्लियर है? इज इट ओके? तो यानी कि अगर 50 डिलीट हो जाता है तो रूट विल बी 60। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं? आप देखते हैं ऑप्शन नंबर कहां है, ये 60। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, यही आपका सही है। तो आपको निकालने का देखो, ये सब कैलकुलेटिव चीजें, अगर आपको थ्योरम पता है तो कैलकुलेट करके आंसर बहुत आसान है, डिजिट को जोड़ना घटाना कोई बड़ी इश्यूज नहीं होती है आपको, लेकिन एथिक्स पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 6 अगर मैं उसे रूट बना देता हूं। तो ये था आपका ट्री दिख रहा है आपको, मैंने डिजिट सबको लिख दिया। तरीका बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, सॉरी, आपको ये फॉर्मूला बस दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर क्लियर है? ये थोड़ा सा टाइम लिया क्वेश्चन में, फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ये लिस्ट को मैच कीजिए।
थोड़ा सा लार्ज मैं कर देता हूं। चलिए, स्टैक है, दिख रहा है आपको, स्टैक है, बगल में फीफो लिखा हुआ है, क्यू है, लिफो लिखा हुआ है, एरे लिखा हुआ है, हैज नो चाइल्ड, और आपका क्वेश्चन है अ लीफ नोड इन ए ट्री स्टोर सेवरल एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये करवाया वो भी क्वेश्चन है, तो मैच करते हैं। सिंपल सा रूल याद रखो, जल्दी से जवाब दीजिए। आपको कि ए का क्यू होगा सर, पी का बी होगा, ये आप जवाब दीजिए जल्दी से। ये तो याद होगा, स्टैक लिफो पे काम करता है, क्यू आपका फीफो पे काम करता है। स्टैक आपका लिफो पे काम करता है और क्यू आपका फीफो पे काम करता है, ठीक है। हैज़ नो चाइल्ड, लीफ का कोई चाइल्ड नहीं होता है, ट्री में इसका कोई चाइल्ड होता है क्या? तो ये कोई नहीं चाइल्ड, और ये आपका सॉर्टेड एलिमेंट हो गया, तो ये इसका सही मैचिंग हो गया। और सही ऑर्डर अगर इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, तो याद रखिएगा, ए का क्यू हो गया, बी का पी हो गया, सी का एस हो गया, और डी का आर हो गया। दिस इज द सही। ये इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, इट्स अ टाइप एग्जाम टाइप क्वेश्चन, एग्जाम टाइप। बस कंसेप्ट क्लियर है, आपको सबका बेसिक पता है। जवाब आप देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वहां पे नहीं करने जा रहा है, बस आपको वहां पे आईक्यू टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस हो गए, यहां पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पे होना चाहिए। आगे देखिए, अगला सवाल, फिर एक ट्री वाला सवाल आ गया। ट्री आप देखो, क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम भी ज्यादा ही होने वाला है। एक बार ट्री देख लो, ट्री आपके सामने है, सेम क्वेश्चन है, जिस टाइप का मैंने पढ़ाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, वही लेफ्ट रूट, इसको सॉल्व करो आप, इसका जल्दी से जवाब दो। अभी मैंने पढ़ाया है, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया भी है, सेम या वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो इसका देखो, यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे प्लस है, यहां पे एस्ट्रिक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। ऐसे ये रूल अगर दिख नहीं रहा है तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सिंपल से जाते हैं, लेफ्ट रूट राइट पे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 20 है, देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ए प्लस भी पहले लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट रूल क्या कहता है, सॉरी, रूल कहता है लेफ्ट रूट और राइट। तो लेफ्ट में ए है, प्लस ए प्लस आ गया, ए प्लस, अब राइट में आएगा तो राइट में भी इसके नीचे रूट बचा हुआ है, तो ये बी के पास जाएगा, बी लेफ्ट रूट राइट, बी इंटू सी, क्लियर है, बी इंटू सी, यानी लेफ्ट खत्म, फिर रूट में जाएगा यानी कि डिवाइड, और फिर राइट में आएगा तो राइट में क्या आ रहा है मेरा, ए माइनस सी, ए माइनस सी। तो बस सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला याद रखोगे, हमें इतना भरोसा है कि आप इसका जवाब दे पाओगे। तो ये कुछ बाइनरी ट्री के सवाल थे, ए प्लस बी इंटू सी, ए माइनस सी। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े यहाँ पे, चलिए, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, समय ज़्यादा ले रहा है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यानी सॉरी, ऑप्शन तो मैच करवा ले, ऑप्शन कौन सा था, यानी आंसर मेरा आ रहा है ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड ए माइनस सी। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपका सही है, ट्रू। सिंपल बात है, इसमें करना सॉल्व है बेटा, सॉल्व करना होगा आपको। अगर सॉल्व करने नहीं आएगा तो माथा पटक लोगे, इसको नहीं सॉल्व होगा। चलिए, ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद होना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल।
कन्वर्जन आ गया। कन्वर्जन क्या पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन, 170 10 दैट मीन डेसिमल नंबर है इज इक्विवेलेंट टू 170 किस हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट है? 170 इज इक्विवेलेंट टू विच हेक्साडेसिमल? तो इसका जल्दी से कन्वर्ट करके इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसको कन्वर्ट कीजिए और जवाब दीजिए। तरीका क्या होता है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है? डेसिमल से बाइनरी 1 2 4 8 16 32 64 128 यानी 128 और 32 कितना हो गया? 160 हो गया है और 10 चाहिए तो 8 और 2 10 खत्म, ये सारे दोनों जीरो हो गए, यानी इसका बाइनरी वैल्यू हो गया। सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, रूल यही कहता है कि डेसिमल को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर जो आंसर आएगा उसे, वैसे आप 16 से डिवाइड करके भी इसे कर सकते थे, फिर 16 से बाइनरी, हम इसे 16 से डिवाइड भी हाँ 10 से भी डिवाइड करते तो ये काम मेरा होता, लेकिन चलो मैंने बाइनरी कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बाइनरी वैल्यू क्या आ गया आप देख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, ये इसका बाइनरी आ गया। ठीक है, अब इसको हेक्सा करना है, तो हेक्सा में क्या करते हैं? 4 का पेयर लेते हैं। आपको पता है, अब नहीं पता एक बार देख लेना उस कन्वर्जन का वीडियो, वहाँ मैंने पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले 4 का पेयर लेंगे, 4 का पेयर लिए और फिर काउंटिंग करते हैं 1 2 4 8 1 2 4 8, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8 2 10 यहाँ पे निकला, 8 2 10 और यहाँ पर भी 8 2 10 ही निकला, यानी 10 का मतलब क्या होता है? तो A होता है हेक्सा वैल्यू और यहाँ पर भी A होता है, यानी आंसर आपका A और A आना चाहिए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि पहले आपको बाइनरी कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाइनरी का करने का तरीका यही है, डेसिमल टू बाइनरी 1 से लेकर डबल करते हैं, डबल तब तक करते हैं जब तक ये डिजिट से इक्वल या इसके छोटा ना आ जाए। तो मैंने 128 तक करा डबल, इससे आगे करते 256 होता जो 170 से बड़ा होता। अब नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कौन कौन से डिजिट को ऐड कर देंगे कि 170 आ जाएगा। तो 128 और 32 8 और 2 ये ऐड करेंगे तो 170 आ जाएगा, इसलिए इसके नीचे 1 लिखा और जिसको ऐड नहीं किया उसके नीचे 0 लिखा। तो फाइनल वैल्यू मेरे ये आया, ये बाइनरी आ चुका था, फिर मेरे को हेक्सा करना था तो 4 का पेयर लगा के ये काम हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हेक्सा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट एडिशन आ गया, परफॉर्म बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का अगर रूल पता है तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, हमें नहीं देना होगा आंसर, बस मैं रूल एडिशन का सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए क्या होगा। बाइनरी एडिशन क्या क्या ऐड करना है भाई? 1 0 1 1 0 1 और 1 1 0 1 1 0 सबको ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड करना। बाइनरी का रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जल्दी से बताइए। याद आपको बस इतना याद रखना है कि 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1 होता है, विथ कैरी 1 होता है, और एक और क्या रह गया? 1 + 0 भी आपका 1 होता है। यही 4 फॉर्मूला पे तो सारा एडिशन होगा, यही 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, 1 और 1। 1 1 क्या करता है भाई? 1 1 0 विथ कैरी 1 देता है, 0 विथ कैरी 1 दे दिया। ठीक है, 1 1 0 विथ कैरी 1 दिया। अब यहाँ पे आ गया 1 0 1 0 क्या होता है? 1 0 1 होता है। ठीक है, 1 बचा, फिर 1 1 0 विथ कैरी 1 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखते हैं, फिर 1 1 क्या कहता है? तो 1 1 0 विथ कैरी 1 होता है, और फिर 1 0 आपका 0 ही 1 1 0 विथ कैरी 1 हो गया, तो यानी कि 0 यहाँ पे आ ही जाएगा, और ये फिर आगे आपका कैरी 1 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 1 1। वैसे डायरेक्ट ये रूल भी याद रखना कि 3 अगर 1 आए तो 1 विथ कैरी 1 होता है। ठीक है, 1 विथ कैरी 1 होता है, तो यही फॉर्मूला पे काम करता है, 1 1 0 विथ कैरी
1 पे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट याद रखना, अगर 3 1 है तो डायरेक्ट 1 विथ कैरी 1 कर सकते हो आप, ये याद भी रख लेना। तो ये तीनों का 1 1 आ गया। अब फिर 1 0 0 1 0 1 होता है और 1 1 1 0 1 हो गया। अब फिर 1 1 क्या हो गया आपका 1, हाँ सॉरी 1 1 0 विथ कैरी 1 होगा ना, हाँ 0 विथ कैरी 1 हो गया, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। अगला देखते हैं, फिर 1 1 आ गया आपका 1 1 1 1 0 विथ कैरी 1, ठीक है। तो 0 विथ कैरी 1 तो आएगा ही 0 और विथ कैरी 1, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया 1 0 0 1 0 0। तो ये आपका एडिशन का पार्ट हो गया। यही फॉर्मूला पे सारा काम करेगा, बस इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। 2-3 चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का, याद रख लेना। अगर जहाँ ये 1 + 1 ये 3 आ जाए, डायरेक्ट 1 विथ कैरी 1 लिख देना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है 1 + 1 0 विथ कैरी 1 होता है, ठीक है। फिर 1 + 1 0 विथ कैरी 1, तो फाइनल आपको ये जब कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, तो आपको ये फाइनल 2 तरह से यानी 1 विथ कैरी 1 आता है। तो ये वैल्यू याद रखिए। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं यहाँ पे, यही पार्ट में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन 1 0 0 1 0 0 कौन सा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा एडिशन का तरीका पता है तो आप ये जवाब दे सकते हो। एडिशन का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1 और 1 + 0 1, ठीक है। तो ये था एडिशन, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये क्या है भाई? तो ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का भी रूल अगर आपको याद है तब जवाब दे दोगे यहाँ पे। 1 0 0 1 0 1 है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0 1 1 1 1 0 करना है, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है तो याद, अगर नहीं है तो 0 - 0 = 0 देता है, 1 - 0 आपका 1 देता है, 0 - 1 आपका 0, ये क्या करता है विथ बोरो 1 देता है, यानी बगल से ये बोरो करता है, वो कैरी फॉरवर्ड करता है, ये बोरो 1 करता है, और 1 - 1 आपका 0 होता है। यही इतना रूल अगर याद रखोगे तो सारा जवाब दे दोगे, ख़त्म कहानी। अब आगे देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या है आपका। तो क्या कह रहा था स्टेटमेंट, बस वो फॉर्मूला याद है। 1 - 0 1 - 0 क्या होता है 1 होता है। 0 - 1 आपका क्या होता है 0 - 1 आपका 0 विथ बोरो 1 होता है, सॉरी 0 - 1 सॉरी 0 - 1 1 विथ बोरो 1 होगा, यहाँ पे 1 विथ बोरो 1 होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 - 1 1 आपका हो गया विथ बोरो 1, फिर इससे ये बोरो लगेगा तो 1 - 1 0 1 - 1 0 हो गया, और फिर 0 - 1 फिर वही खेल हो गया, तो ये फिर आपका 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में क्या रह गया, तो सिर्फ 0 ही बच गया, यहाँ सिर्फ 0 रह गया तो ये 0 आ गया। 0 यहाँ भी सिर्फ 0 रह गया था, सॉरी यहाँ 1 रह गया था क्योंकि इससे बोरो 1 - 1 0 हो गया, फिर 1 - 1 0 हो गया, और 0 - 0 यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ा सा वो उस फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिएगा, उसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 विथ बोरो 1 होता है, वो 0 - 1 1 विथ बोरो 1 होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो बस इसी 1-2 प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही ऑप्शन है इसका, 0 0 0 1 1, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 में से 0 गया तो 1 हो गया, 0 में से 1 गया तो 1 विथ बोरो 1 आता है तो 1 आ गया, बगल से यहाँ से ये बोरो किया होगा, ये यहाँ पे आ गया। अब ये 1 चलो ये बोरो, ये तो अब 0 हो गया होगा, फिर ये बगल से बोरो किया होगा, फिर ये बगल से बोरो किया होगा, ऐसे बोरो करते हुए गया होगा, तो फाइनली यहाँ पे 1 आ गया होगा, तो 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 रहे क्योंकि 0 शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे 1 ही आ गया होगा ना, तो 1 - 1 0 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 0 रह गया होगा तो 0 - 0 0 हो गया। तो ये बोरो मतलब बगल से वो शिफ्टिंग करना, ये इससे बोरो किया होगा, ये इससे बोरो किया, ये इससे बोरो किया, और ये इससे बोरो किया, तो ये फाइनल आंसर आपका ये है। तो ये था आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपका। जल्दी से इसका जवाब दिए। 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने बहुत बार बताया, 2's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 2's कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हर बार आ रहा है।
तो टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका, पहले इसका चूंकि साइन नहीं दिया तो साइन का वैल्यू हमें लेना नहीं, सिर्फ ये बाइनरी वैल्यू दिया है जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप देखते हैं सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खुद का इन्वर्ट हो जाता है। 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0। अब इसमें 1 ऐड कर दो, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट खुद को इन्वर्ट कर दिया जाता है, आपको पता है ये चीज़ें, और सेकंड पॉइंट में उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। अब बाकी 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, यही इसका हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल सा बात है, एडिशन ही इसमें होता है। एडिशन का रूल आपको पता ही है, 0 और 1 1 होता है, फिर 0 एज इट इज कॉपी हो गया सारा। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यही तरीका है। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। 0 0 1 1 0 1 0 1 कहाँ आ रहा है, 0 0 1 1 0 1 1 0 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तरीका पता होना चाहिए, ऑप्शन तो आप ढूंढोगे मेरा ऑप्शन कहाँ पे। अगर आपको लॉजिक पता है तो ऑप्शन ढूंढ के आप देख लो एक बार लॉजिक तरीका क्या कहता है इसको एक बार। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का अगर साइन दिया होता था, हम साइन के लिए मैंने पहले बताया था कि 0 के लिए नेगेटिव के लिए 0 लेते थे, प्लस पॉजिटिव के लिए 1 लेते थे, तो वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, इन्वर्ट करके फिर 1 जोड़ दिए, तो फाइनल ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जल्दी से। Which component waterfall model translate a requirement into a representation of the software that can be accessed from the quality? इनमें से कौन सा जो है रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करता है? तो पहला क्या होता था, देख लो आप लोग भी क्वेश्चन से बार पढ़िए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या होता था, तो विच कंपोनेंट ऑफ वाटरफॉल मॉडल ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट इनटू अ रिप्रेजेंटेशन। रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंटेशन में कौन करता था, रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो तरीका क्या था, पहले हम लोग एनालाइज करते रिक्वायरमेंट होता था, रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग डिज़ाइन करते थे। अगर आपको याद है वाटरफॉल मॉडल डिज़ाइन के बाद हम लोग डेवलप करते थे। तो रिक्वायरमेंट से ट्रांसलेट करना यानी रिक्वायरमेंट के बाद कहाँ आ रहा है, देख लो क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंपोनेंट ऑफ वाटरफॉल मॉडल ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट इनटू रिप्रेजेंटेशन, यानी रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंटेशन में कौन लाता है। तो सिंपल सा बात है, रिक्वायरमेंट के बाद क्या आता था, तो डिज़ाइन ही आता था। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाटरफॉल मॉडल एक बार देख लेना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास मैंने पूरा SLD SDLC पूरा वहाँ पे पढ़ा दिया, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग वहाँ मैंने बताई, यहाँ तो बस MCQ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 जिसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर विद इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइंड एज अ ड्राइव्ड क्लास। एक बार सवाल पढ़ लीजिए आप अपने से, एक बार जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर विद इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइंड एज अ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, फंक्शन होता है, ये जावा का पार्ट था, मैंने वैसे पहले पढ़ाया, अभी सी में भी पढ़ाया था ये। विद इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइन अ ड्राइव्ड क्लास। जल्दी से, तो बेटा जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं आपको समय दिया क्योंकि डेफिनेशन मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका आंसर आपको पता है, जवाब दे दो यहाँ पे। जिसको डिक्लेयर करते हैं हम लोग बेस क्लास में, फिर रीडिफाइन करते हैं ड्राइव्ड क्लास में। जैसे कोई क्लास ए है, क्लास ए में मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कोई मेथड, मान लीजिए ऐड नाम का कोई मेथड है, और फिर इसको हम डिफाइन करते हैं क्लास बी में, यानी जो उसका इनहेरिटेंस में आता है। ठीक है, तो जवाब दीजिए इसका। सिंपल सा बात है बेटा, ये वर्चुअल फंक्शन का ही तो डेफिनेशन है, ये वर्चुअल फंक्शन का ही डेफिनेशन है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसे वर्चुअल फंक्शन ही कहा जाता है, जिसको हम डिक्लेयर करें बेस पेरेंट क्लास में और फिर बेस क्लास में रीडिफाइन करें, तो वो आपका वर्चुअल क्लास ही होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा समय नहीं लेते, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट प्रोवाइड द एबिलिटी टू द व्यू एंड चेंज सेटिंग।
चेंज सेटिंग के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं? फाइल मैनेजर, एप्लीकेशन मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, कंट्रोल पैनल। जल्दी से जवाब दीजिए। सेटिंग जो यूज करते हैं विंडोज में वो कौन सा टूल्स यूज करते हैं? फाइल मैनेजर का यूज करते हैं, एप्लीकेशन मैनेजर का यूज करते हैं, डिवाइस मैनेजर का यूज करते हैं, या फिर कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं? जल्दी से इसका जवाब दिया जाए। फाइल मैनेजर, एप्लीकेशन मैनेजर, डिवाइस मैनेजर या कंट्रोल पैनल? विच इज द राइट आंसर? सिंपल सा बात है बेटा। सेटिंग कहने का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर सेटिंग करना होता है, ऐड या रिमूव करना होता है, या व्यू करना होता है, ऐड या रिमूव, तो वो आपका किस में आता है? कंट्रोल पैनल में भी आता है। फाइल मैनेजर सिर्फ फाइल को मैनेज करने के लिए यूज करता है। एप्लीकेशन मैनेजर बेसिकली ऐप मैनेज करने के लिए होता है, जो मोबाइल में होता है, सिस्टम में नहीं होता। डिवाइस मैनेजर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज किया, हार्डवेयर मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये आपका सॉफ्टवेयर मैनेज करे। तो यहाँ सेटिंग बोल रहा है तो सेटिंग हम लोग कंट्रोल पैनल से ही कर। अगर वह हार्डवेयर से रिलेटेड रहता तो आंसर मेरा डिवाइस में रहता। तो याद रखिएगा, जितना भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड सेटिंग होती है वो कंट्रोल पैनल होती है, जितना हार्डवेयर लेवल सेटिंग होती है वो आपका डिवाइस मैनेजर होता है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, और लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। विच विल लीगली डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे? इनमें से कौन सा है जो एरे को इनिशियलाइज करता है? ये क्लास, एरे की क्लास में मैंने बार बार बताया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा एरे को सही इनिशियलाइज किया गया है? ऑप्शन, चलिए कोई ऑप्शन नहीं आया, यानी आप लोग अभी तक कंफ्यूज हैं इसमें। तो इसका सही आंसर है एक आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इस टाइप से डबल कोट में सिंगल स्ट्रिंग में नहीं दिया जाता है, ठीक है। 2 भी गलत है क्योंकि ब्रेसेस का तरीका इसमें गलत है। ब्रेसेस का तरीका ऐसा नहीं होता है एरे में। 3 भी गलत है। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल एरो तो लिया है लेकिन यहाँ वैल्यू मात्र 1 डायमेंशनल। अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहता है एक और वैल्यू 5, 6, 7, 8, तब ये सही होता, और ये यहाँ ना होके यहाँ होता तब। यानी बच क्या गया? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही आपका सही तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का, क्योंकि यहाँ पे ब्रेसेस एरे हमेशा ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। बी और सी में बस यही तो डिफरेंस था कि ये ब्रेसेस यहाँ पे लिया गया था, वो मिड ब्रैकेट में लिया था वहाँ स्मॉल ब्रैकेट पे, तो ऐसे ब्रेसेस ली जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉजिक समझ में आइए। पहला ये डबल कोट में लिया था, दूसरा ये ब्रेसेस लेने का तरीका गलत है, और तीसरा यहाँ 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन तो किया लेकिन वैल्यू मात्र 1 डायमेंशनल दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू डिक्लेयर अ एरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा स्टेटमेंट है, आपको जवाब दे दीजिए। अब अंतिम सवाल के लास्ट 2 सवाल और रह गया आपका। यहाँ पे ये डेफिनेशन है, आप जवाब दीजिए। यहाँ पे You want a subclass in any package to have access to member of a superclass. Which of the following restricted access that accomplishes the object? इनमें से कौन सा जो restricted काम करता है गाइस? जल्दी से बताइए, restricted काम कौन सा करता है? तो restricted काम, restriction से ही वर्ड यूज हो रहा है आपका। पब्लिक नहीं होता, पब्लिक सबके लिए होता है, पब्लिक सबके लिए होता है, और प्राइवेट आपका पब्लिक सबके लिए होता है। प्राइवेट आपका सिर्फ यूज़ किया जाता है जो क्लास का पार्ट होता है, पर्टिकुलर क्लास का ही यूज़ किया जाता है। और प्रोटेक्टेड ही होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी रिस्ट्रिक्टेड पार्ट कौन सा हो गया आपका? तो प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखिएगा। पब्लिक जो सब यूज़ कर सकता है, प्राइवेट जो सिर्फ क्लास वाला यूज़ कर सकता है, और रिस्ट्रिक्टेड होता है कौन? तो ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन क्या जाता है? ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट को अगर हम सीरियल करना है, सीरियलाइज करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियल नंबर में डालना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं क्या? तो ट्रांजिशन यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, पब्लिक टू ऑल, प्राइवेट फॉर ओनली फॉर क्लास पार्ट, प्रोटेक्टेड जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उसके लिए। तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए यूज किया जाता है आपका प्रोटेक्टेड पाथ। क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया, डेफिनेशन ही था प्रोटेक्शन का। अब ये आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल और सबसे रिसेंट टॉपिक का सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड विच यूज टू स्टार्ट अ थ्रेड एग्जीक्यूशन? इनमें से कौन सा मेथड है जो थ्रेड का स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है जावा में? रिसेंटली आज से 2 दिन पहले ही हम लोग डिस्कस किए, 2 दिन के पहले क्या, कल भी मैंने इसको रिवीजन किया यहाँ पे। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे सही सा कौन सा मेथड है? इनिट है, स्टार्ट है, रन है, या रिज्यूम है? ज़्यादा समय नहीं लेते हुए
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप देख लीजिए, मैंने वीडियो यहाँ पे बता दिया है। तो आज के लिए बस आई थिंक आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीक में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल गुड लक।